शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। स्पीकर पद के लिए 26 जून को सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य नेता मौजूद थे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश के लोकसभा अध्यक्ष के लिए बिरला के खिलाफ 3 सेट में नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि अब तक कॉल नहीं आया है। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए के विश्वदेव राव जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। के विश्वदेव जी, एनडीए से ओम बिरला वर्सेस इंडिया से के सुरेश और इनके बीच टकराव है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर, क्या है पूरा मामला? अभिनय जी, ये मामला ऐसा है कि स्पीकर का सिलेक्शन होना है लोकसभा के जी। एनडीए जो बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, सरकार बना चुके हैं जी, उन्होंने एक नाम का प्रस्ताव किया है ओम बिरला जी का, जो पूर्व में भी स्पीकर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और बाकी इंडिया गठबंधन के दलों ने के सुरेश करके जो कई बार सांसद रह चुके हैं, उनका नाम प्रपोज किया है जी। एक बात गौरतलब है कि कई मीडिया जगत में एक चर्चा चल रही है कि ये पहली बार इतिहास में चुनाव हो रहा है। ऐसा नहीं है, 2 बार पहले भी हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू के समय भी हो चुका है, उसके बाद 75 में भी, 52 और 75 2 बार हो चुका है चुनाव। तो ये कोई ऐतिहासिक बात नहीं है कि पहली बार हो रहा है। दूसरा, इस इलेक्शन जो कल वोटिंग होगी वो 11 बजे से चालू होगी। नामांकन दोनों लोगों ने भर दिया है। इसमें एक रोचक बात यह होगी कि सरकार को यह अघोषित तरीका होगा बहुमत साबित करने का। 272 बहुमत का आंकड़ा होता है। एनडीए जो दावा कर रही है कि उसके पास 303 के आसपास सांसद हैं, और लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि हमारे पास 272 के आंकड़े हैं, कई साथी हमारे साथ हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 220 के आसपास सीटें मिली है। तो ये देखना रोचक होगा कि कल चुनाव में के नतीजे क्या आते हैं, और अगर सत्ता पक्ष चुनाव जीत गया तो कोई अचरज नहीं होगा, लेकिन अगर विपक्ष इंडिया गठबंधन किसी भी तरह से अगर 220 के ऊपर ले आया, 272 के जितने करीब आ गया, तो देखने वाली बात होगी। एक अघोषित तरीके से फ्लो टेस्ट की बात जो कहते हैं हम लोग, फ्लो टेस्ट हो गया है ये जी चुनाव। बिल्कुल, जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव देखा जा रहा है, वह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। दोनों डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पद को लेकर ही अपना दावा पेश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए पद पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पद क्यों जरूरी है?
देखिए अपने भाई, संचालन करना होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, और कई ऐसे अध्यादेश आते हैं सदन के सामने, कई प्रस्ताव पेश होते हैं जिन पे चर्चा करने का अधिकार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को होता है। तो सत्ता पक्ष अमूमन अपने पास ही रखता है। यूपीए सरकारों में भी हम देख चुके हैं, उसके पहले की जो भी जितनी भी सरकारें कांग्रेस की रही है उसमें भी देखा जा चुका है कि दोनों पद अपने पास ही रखती है सरकार, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं और संचालन इन्हीं पदों के द्वारा ही किया जाता है। कुछ भी आदेश पारित किया जाता है या सांसदों के खिलाफ अगर कार्रवाई करने का निर्देश भी होता है तो भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ही करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और मुझे लगता है एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर ये दोनों पद अपने पास ही रखना चाहेगी। डिप्टी स्पीकर का पद भले ही टीडीपी के नेता का जो नाम है उसका प्रस्ताव है उसको रख लिया जाएगा, लेकिन स्पीकर पद वो अपने पास ही रखना चाहिए। बिल्कुल विश्वदेव जी, जिस प्रकार से आमने सामने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पद को लेकर हैं, आपने जरूरत भी बताई कि किस लिए पदों की जरूरत होती है। अब आपने ये भी कहा कि कोई अचरज की बात नहीं होगी कि सत्ता पक्ष चुनाव जीत जाता है स्पीकर पद का, लेकिन अगर मान लीजिए अगर किसी भी स्थिति में विपक्ष स्पीकर पद का चुनाव जीत जाता है तो पिछले दो भाजपा के कार्यकालों से लेकर इस बार क्या ऐसा नया देखने को हमें मिल सकता है? ये तो बड़ा अचंभे की बात होगी जी। और इसमें एक बात समझ लीजिए कि अटल बिहारी सरकार से भी छोटी सरकार के आसपास हो जाएगी। जैसे अटल जी की सरकार 12 दिन की सरकार थी, उस तरीके का कुछ वाकया हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सरकार परसों राष्ट्रपति को अभिवादन करना है सरकार की तरफ से, वो वही निरस्त हो जाएगा अगर कल ये सरकार फ्लो टेस्ट जो घोषित हो गया है उसको मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती तो। क्योंकि देखिए ये चुनाव एक तरीके से विपक्ष की रणनीति है और दिखाने की रणनीति है कि हम अब मजबूत विपक्ष की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता था। कई तरीके थे अवॉइड करने के, लेकिन नहीं किया गया। चलिए एक अच्छा संदेश जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई है और अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो संविधान खतरे में की बात कहते हैं तो संविधान के तहत ही सारे काम तो हो रहे हैं। कौन किसी ने मना तो किया नहीं, राष्ट्रपति ने भी कुछ बोला तो नहीं है इसमें कि ऐसा ना करिए। तो ये एक अमूमन प्रक्रिया है जो चुनाव होने की, और चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र का संदेश देता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से दोनों के बीच एक अघोषित फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, जिसके बाद सांसदों को लेकर और संचालन को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। बहुत धन्यवाद कि विश्वदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, जहां उच्च न्यायालय ने दलीलों पर सही ढंग से बहस न होने का हवाला देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, यह पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को नसीहत देते हुए कहा कि अदालत को ईडी को जमानत का आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। वहीं ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इन दस्तावेजों में सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी तरह शामिल हैं। The High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. So what are the observations made by the High Court bench, sir? There are several observations made. One regarding Section 45. Section 45. 45 having not been considered properly. Another is that the papers have not been perused by the court. खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से
घटनाक्रम चल रहा है केजरीवाल की जमानत को लेकर और अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है और जिस प्रकार की भाषा का फैसला देते हुए रद्द करते हुए जमानत को हाई कोर्ट ने कहा है, इससे इसका क्या मायने हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इसका मायने यही है कि न्यायालय ने सम्मान करा है जनता के आदेश का। हमें ये देखना चाहिए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें 15 दिन की इंटरिम बेल दी थी, आम आदमी पार्टी ने उसका स्वागत करा था 15 से 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार में। लोअर कोर्ट ने बेल दी, उसका स्वागत करा। तो अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दी है तो जनता की तरह आम आदमी पार्टी को भी इन चीजों का स्वागत करना चाहिए। अब वो हाई कोर्ट के निर्णय से असहमत है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो फ्री है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि लोअर कोर्ट ने जो दस्तावेज ईडी ने प्रस्तुत करे उन दस्तावेजों का अच्छे से अवलोकन नहीं करा और ईडी को पर्याप्त समय इस बेल का विरोध करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस स्टे को कंटिन्यू रखते हैं। अब इसके आगे का डिसीजन 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई नया आदेश देता है या इसी बेल को फिर से पुनः सुनवाई के लिए निर्देशित करता है। जी मनीष जी, जिस प्रकार से राउज एवेन्यू कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत देने के फैसले में यह कहा था कि हमारे पास वेकेशन बेंच ने कहा था कि हमारे पास दस्तावेजों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, जिस प्रकार से ऐसे ही जमानत दे दी गई थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस तरीके के स्टेटमेंट न्यायालय को नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है सामाजिक रूप से ऐसे स्टेटमेंट देना अनुचित है। ये कुछ ऐसे केस है जिनको पूरा देश देख रहा है, ये लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं। पीएमएलए एक्ट की तरफ ये केस है और कोई भी केस हो, किसी भी सामान्य नागरिक का केस भी क्यों ना हो, आपको जो ड्यू प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए। जो लॉज में लेट डाउन है उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और फॉलो करने के लिए ही आप उस चीज पे बैठाए गए हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके की टिप्पणी कोर्ट को करने से बचना चाहिए था और जो न्यायोचित कार्रवाई थी वो उन्हें लीगल तरीके से करनी चाहिए थी। जी जैसा कि हाई कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है, अब 26 जून को यानी कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी, जमानत को लेकर सुनवाई की जाएगी। जैसा कि अभी पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट की भाषा में ही कहें कि मेरिट्स ऑफ केस पर उन्होंने ना करते हुए उन्हें प्रचार के लिए एक तरह से अंतरिम जमानत केजरीवाल जी को दे दी गई थी। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगा जमानत को लेकर, जैसा कि मेरिट्स ऑफ केस पर अगर बहस होती है तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे सकता है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है, सारे दस्तावेजों का अवलोकन करेगा और जो न्यायोचित कार्रवाई होगी वो करेगा। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें संविधान और कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो संविधान के दायरे में हो और जो सामान्य नागरिक के लिए कोर्ट निर्णय करता है वैसे ही केजरीवाल जी के लिए भी निर्णय करता जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट के ऑर्डर के स्टे को एक्सटेंड करा है कि बेल नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या इस पे नए सिरे से बेल पे डिस्कस होती है या इसी ऑर्डर पे डिस्कशन होता है, ये हमें 26 तारीख को बेहतर पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका किस तरीके से संज्ञान लेता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी के रिट पे कहा था कि पहले हाई कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम इस पे कोई विचार करेंगे। बिल्कुल मनीष जी, जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों का ढंग से अवलोकन नहीं किया गया, ढंग से दलीलें नहीं सुनी गई, दोनों पक्षों की दलीलें नहीं सुनी गई और जल्दबाजी में यह फैसला दिया गया है, और इसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में जब कल सुनवाई होगी तो क्या कुछ नए तथ्य हमारे सामने निकलकर सामने आ सकते हैं? जरूर आएंगे हमारे सामने, क्योंकि ईडी ने लोअर कोर्ट में जो तथ्य प्रस्तुत करे थे उनका अवलोकन ही नहीं हुआ जैसा हाई कोर्ट अपने निर्णय में कह रहा है और निर्णय सुना दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट हमें लगता है ईडी के सारे तत्वों को देखेगा, समझेगा और फिर एक डिटेल्ड निर्णय देगा कि क्या कानून व्यवस्था, क्या संविधान के दायरे में होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने पहले जमानत दे दी, फिर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जिसके बाद ही हम पूरी तरह से इस के कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए 1972 का नियम बदल दिया है, जहां प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला किया है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले 5 साल में 3.24 करोड़ रुपए टैक्स का जमा किया है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम ने 1972 से चली आ रही इस व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव रखा, जिस पर सबकी सहमति के बाद इसे संबंधित अधिनियम समाप्त कर दिए गए हैं। इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने जेल सुधार में सुविधाएं बढ़ाने और कैदियों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रिमंडल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इस अधिनियम की कंडिका को हम समाप्त कर देंगे और सारे मंत्रीगण जो मिलने वाला भत्ता है उसका इनकम टैक्स स्वयं भरेगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लेते हुए 1972 का नियम बदल दिया है, अब मंत्रियों का टैक्स उन्हें खुद ही भरना होगा। कृष्णा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, कृष्णा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए 1972 का नियम बदल दिया है, जहां प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला किया है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले 5 साल में 3.24 करोड़ रुपए टैक्स के जमा किए थे। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम ने 1972 से चली आ रही इस व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव रखा, जिस पर सबकी सहमति के बाद इसे संबंधित अधिनियम समाप्त कर दिए गए हैं। इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने जेल सुधार में सुविधाएं बढ़ाने और कैदियों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाने की भी बात कही। तो खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए 1972 का नियम बदल दिया है, जहां प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस प्रकार से 1972 का सरकार ने नियम बदल दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने अब मंत्रियों का टैक्स जमा ना करने का फैसला लिया है और अब मंत्री खुद अपना टैक्स जमा करेंगे। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट के बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। सबसे बड़ी बात 1972 का है उसे संशोधित किया गया है और जो मंत्री हैं और जो उनके वेतन भत्ते मिलते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको अब सरकार जमा नहीं करेगी। निश्चित रूप से बहुत अच्छी राहत है जनता को, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते का जो टैक्स है वो सरकार को जमा करना पड़ता था। पिछले 5 साल की बात करें तो 3 करोड़ 24 लाख के लगभग टैक्स जमा करना पड़ा था और पिछले साल की बात करें तो करीबन 70 लाख के लगभग टैक्स जमा करना पड़ता था। तो जो ये टैक्स जमा करना पड़ता था सरकार को,
वो अब सीधे मंत्री अपना भत्ते और जो वेतन का इनकम टैक्स होगा वो जमा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक जनता को राहत मिली है और उस पैसे से जनता के विकास हो सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रस्ताव स्वयं मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सामने रखा था और सभी मंत्रियों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है कि जो इनकम टैक्स है वेतन भत्ते मिलने वाले मंत्रियों के, वो अब स्वयं मंत्री भरेंगे। सरकार को इनकम टैक्स मंत्रियों को मिलने वाले वेतन भत्ते को नहीं भरना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया है टैक्स जमा नहीं करेगी, चूंकि विडंबना देखिए कि जनता के ही टैक्स के पैसों से मंत्रियों को भत्ता मिलता है और उसी भत्ते का जो टैक्स जमा करना है, इनकम टैक्स भी जनता के पैसों से ही जमा किया जाता था, जो कि अब काफी सराहनीय कदम माना जा सकता है सरकार की ओर से। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में घर के बाहर खेल रही 2 साल की एक मासूम बच्ची को गली के आवारा कुत्तों ने बेरहमी से नोच डाला, जिससे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय बच्ची के पिता घर में काम कर रहे थे। यह मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले मागरूल रोड इलाके का बताया जा रहा है, जहां शाम के समय घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच डाला। बताया जा रहा है कि मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला संजय भिलाला शाम को घर पहुंचे और घर के काम में व्यस्त हो गए। इस दौरान मासूम की मां भी घर के दूसरे कामों में व्यस्त थी, तभी उनके बच्चे बाहर जाकर खेलने लगे। इस बीच बाहर घूमकर करीब 4 से 5 आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 वर्षीय रानी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोच डाला। बेटी के रोने की आवाज सुनकर उसके पिता बाहर दौड़े और कुत्तों से उसे बचाया, लेकिन कुत्तों ने जब तक पूरे शरीर पर नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया था। परिजन तत्काल जिला अस्पताल ले गए, लेकिन इससे पहले बच्ची की सांस थम चुकी थी। बड़ी दुखद घटना है। 2 साल की बच्ची को कुत्तों के द्वारा मांगरूल रोड पे खरगोन की घटना है, बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसको बुरी अवस्था में अस्पताल में लेके आए थे। उसकी डेथ हो गई है और उसको जो है पीएम रूम में रखा गया है। बड़ी दुखद घटना है। मैं डॉक्टर अमर सिंह चौहान, सिविल सर्जन खरगोन। मांगरूल रोड पे रह रहे थे, 4-5 कुत्ते आए बता रहे थे परिवार वाले, तो उन्होंने आपस में घेर के काट लिया। ये रहने वाले ऊन थाने क्षेत्र के उपड़ी के रहने वाले। घर में ठीक है, ये बाहर कहीं खेल रहे थे बच्चे। ये 2 वर्ष के हैं, मौत हो गई। ये करीबन 7:30 के लगभग के। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भोलेराम बिरला सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोलेराम, जिस प्रकार से मासूम बच्ची को 2 साल की मासूम बच्ची को कुत्तों ने नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया, क्या है पूरा मामला? भोलेराम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? माफ कीजिएगा, भोलेराम से हमारा संपर्क टूट गया है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जेल के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची को गले के आवारा कुत्तों ने बेरहमी से नोच डाला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय बच्ची के पिता घर में काम कर रहे थे। यह मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले मागरूल रोड इलाके का बताया जा रहा है, जहां शाम के समय घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच डाला। बताया जा रहा है कि मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला संजय भिलाला शाम को घर पहुंचे और घर के काम में व्यस्त हो गए। इस दौरान मासूम की मां भी घर के दूसरे कामों में व्यस्त थी, तभी उनके बच्चे बाहर जाकर खेलने लगे। इस बीच बाहर घूम रहे करीब 4 से 5 आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 वर्षीय रानी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोच डाला। बेटी के रोने की आवाज सुनकर उसके पिता बाहर दौड़े और कुत्तों से उसे बचाया, लेकिन कुत्तों ने तब तक उसके पूरे शरीर को नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया था। परिजन तत्काल जिला अस्पताल ले गए, लेकिन इससे पहले ही बच्ची की सांस थम चुकी थी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोलेराम बिरला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोलेराम, जिस प्रकार से 2 साल की मासूम बच्ची को नोच नोच कर आवारा कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया, क्या है पूरा मामला? भोलेराम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची को गली के आवारा कुत्तों ने बेरहमी से नोच डाला, जिससे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय बच्ची के पिता घर में काम कर रहे थे। यह मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।